मैं डॉक्टर एजाज अंजम हूँ, एक पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी। जर्मनी में मेरे एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर मोहम्मद ईद हमादे, वो IVF लैब के डायरेक्टर हैं। एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि फ्लाइंग स्वाइन क्या चीज़ है, तो मुझे तजस्सुस हुआ। उसके बारे में मैंने रिसर्च शुरू की और जो रिज़ल्ट मेरे पास आए वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने तारीख़ी किताबों को पढ़ना शुरू किया तो मुझे एक किताब मिली जो अब्दुल्लाह बिन तैर अल-बसरी अल-बगदादी ने लिखी थी। वो आलम दीन थे। उसमें उन्होंने अपनी कुछ पेशगोइयाँ की थी कि हिंद किसी एक वक्त में एक ऐसी रियासत भी देगा जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत होगी, मगर उस देश में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी होगी और बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होगी। और उसकी रीज़न उन्होंने ये बताई कि वहाँ के लोग एक ऐसी खुराक खाएंगे जो खंजीर नमा होगी। तो उस वक्त ये बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि बज़ाहिर मुसलमान ऐसी कोई चीज़ नहीं खा रहे थे, मगर उसमें उन्होंने इस चीज़ का इंकशाफ किया था। इस दौरान मैंने रिसर्च की कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के प्रोफेसर स्टुअर्ट जॉन, उन्होंने ब्रॉयलर चिकन के बारे में रिसर्च की और उन्होंने इस तरह कहा कि खिंजीर और ब्रॉयलर चिकन की जो मॉडल है वो एक ही है, यानी कि उसमें जो अमीनो एसिड्स की तरतीब है वो बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। दूसरे लफ्ज़ों में जो ब्रॉयलर चिकन क्रिएट किया गया है वो खिंजीर के मॉडल पर ही तैयार किया गया है। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ था जिसकी वजह से अमेरिका की मल्टी बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री मुतासिर हो सकती थी। उन्होंने डॉक्टर स्टुअर्ट जॉन्स को गिरफ्तार किया और उन्हें पागल करार दिया और उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया। और फिर नवंबर 2015 में उस हॉस्पिटल में ही उसकी मौत भी वाक़या होगी, जो कि बज़ाहिर कोई ऐसी रीज़न नहीं थी, शायद उनको कत्ल किया गया हो ताकि ये रिसर्च आगे ना आए और उससे जो हमारा नुकसान होगा वो उस नुकसान से हम बच जाएं। उन आलम दीन की बात को अगर कंसीडर करें तो हमें इस चीज़ का लाजमी तौर पर नतीजा मिलता है कि वाकई ही पाकिस्तान की एक रियासत हिंदुस्तान से जुदा हुई है और उनके लोगों में ऐसी बेदीनी है और वो मुल्क एक अफरा तफरी का शिकार है। तो एक तो बात ज़ाहिर हो गई, और दूसरी बात जो उन्होंने वहाँ लिखी थी कि वो खंजीर नमा चीज़ खाएंगे, तो उसके बारे में भी ये रिसर्च सामने आ गई है कि वो दरअसल ब्रॉयलर चिकन है जिसकी तरतीब तकरीबन खंजीर के गोश्त से ही मिलती है और उसको उसी मॉडल से ही तैयार किया गया है जिस तरह खंजीर को तैयार किया गया है। यानी कि इन दोनों में जो केमिकल मेकअप है, उनकी अमीनो एसिड्स की तरतीब है, वो तकरीबन मिलती जुलती है। दूसरे लफ्ज़ों में उनकी ये पेशंगोई सच साबित हुई कि लोग ऐसी रूहानी अमराज का शिकार हैं और उसकी वजह उन्होंने बताई कि वो एक खंजीर नमा चीज़ खाने की वजह से होगी, और वो डेफिनेटली ब्रॉयलर चिकन हैं जो आजकल पाकिस्तान में बहुत कसरत से खाया जाता है, बल्कि पूरी दुनिया में खाया जाता है। ब्रॉयलर चिकन तिब्बी तौर पर भी नुकसानदेह हैं। अमेरिका में मेरे एक रूममेट थे जिनका पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोल्ट्री फार्म थे, तो उन्होंने मुझे इसकी खुराक के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हम जो खुराक लाते थे वो दरअसल खून से और बाकी मरी हुई चीज़ों से और मरी हुई मुर्गियों से, या मुर्गियों के जो फुजलात होते हैं, जो मुर्गियों की जो आमतें वगैरह होती हैं शाम को दुकानदारों के पास बच जाती हैं, वो सारे इकट्ठी करते हैं, उसमें कुछ और चीज़ें डालते हैं, कुछ गंदम डालते हैं, कुछ और केमिकल्स डालते हैं, गंदी चीज़ें, और उसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं और उसके बाद उससे खुराक बनाई जाती है। तो जब वो खुराक बन जाती है तो उस खुराक को फिर उन मुर्गियों को खिलाया जाता है और उसमें हार्मोन्स भी डाले जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन। तो अब वो जो ग्रोथ हार्मोन हैं वो जब इंसान के जिस्म में जाते हैं तो वो अपना इफ़ेक्ट ज़रूर दिखाते हैं। जैसे जिन घरों में ये ब्रॉयलर चिकन बहुत ज़्यादा खाया जाता है,
وہاں کی جو بچے ہیں، خاص طور پر بچیاں، وہ وقت سے پہلے ہی بالغ ہو جاتی ہیں. جیسے لوگوں کو 13 14 15 سال کی عمر میں بالغ ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر تو 8 9 سال کے بچے بھی بالغ ہو جاتے ہیں. وہ تو ایک جو چھوٹی بچی ہے وہ پوری ایک خاتون بن جاتی ہے. تو کیونکہ وہ جو گروتھ ہارمون ہیں اس چکن میں، وہ اس کے جسم میں جاتے ہیں اور ڈیفینیٹلی اس کو متاثر کرتے ہیں، اور اس کا بھی سسٹم انہینس ہو جاتا ہے گروتھ کا، جس کی وجہ سے وہ بڑی لگنے لگتی ہیں. اور اس کے علاوہ چونکہ یہ خوراک، اس میں میوٹیشن ہوتی ہے، یہ اس چکن کو ڈالتے ہیں اور اس چکن نے ڈیڑھ مہینے میں 2 کلو ہونا ہوتا ہے. تو اب چونکہ اتنی جلدی سے کوئی چیز گرو کرتی ہو تو وہ اتنی زیادہ اس کے گوشت میں میوٹیشن ہو جاتی ہے، جو کہ انسان کے اندر جا کر بھی بہت خرابیاں کر سکتی ہے. اور جو آج کل کینسر کے بہت زیادہ کیسز ہیں، ان کا بھی یہ ایک حصہ ہے. اور یہ خوراک اتنی ہیلدی خوراک نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب چونکہ اس تاریخی کتاب اور جدید ریسرچ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ برائلر چکن دراصل ایک بہت انہیلدی غذا ہے، جس میں پوٹینشیل ہے کینسر کا بھی، جس میں پوٹینشیل ہے گروتھ کا بھی، اور یہ حلال بھی نہیں ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ 35% حلال ہے اور 35% حرام ہے اور 65% یہ حلال ہے، تو چونکہ یہ غالب امکان یہی ہے کہ یہ حلال ہے. لیکن جو دیسی مرغی ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس کو بھی اگر آپ نے کھانا ہو تو اس کو آپ 3 دن کے لیے باندھ کر رکھیں، کیونکہ وہ باہر سے گندی مندی چیزیں کھاتی رہتی ہے اور اس کے جسم میں بھی، اس کے گوشت میں بھی اس کی تاثیر ہوتی ہے. تو اب اس سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کو 3 دن کے لیے باندھ کر رکھیں. تو یہ جو فارمی مرغی ہے، اس کی تو غذا ہی ساری حرام چیزوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کو فوری طور پر وہ ذبح کر کے تو اس کو پکا لیا جاتا ہے اور کھا لیا جاتا ہے، جو کہ ایک غیر مناسب قسم کی چیز ہے. ویسے بھی حرام سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے کہ دواؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز انسان کھائے وہ حلال کی ہو. تو اس کے 2 معنی ہیں، ایک تو جو کمائی ہو وہ حلال کی ہو، اور دوسرا وہ چیز حلال کی ہو جو آپ کنزیوم کر رہے ہیں. تو چونکہ اس میں غالب امکان ہے کہ یہ مکروہ ہے یا یہ حرام ہے، کیونکہ اس برائلر چکن کی جو خوراک ہے وہ حرام کے اجزاء سے بنائی جاتی ہے. تو پھر ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ دواؤں کی قبول ہونا ہماری زندگی کا سب سے مین حصہ ہے، سب سے اہم حصہ ہے، جس کی ہم سب کو ضرورت ہے. یہ ویڈیو سننے کا شکریہ، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس انفارمیشن کو اپنے عزیزوں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں گے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو. اللہ حافظ.